नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब उम्दा होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यूपी टेट 2014 में जो बाल विकास का प्रश्न पत्र आया था, तो देखते हैं उस सेशन को। बाल विकास का 30 नंबर का जो सेशन है उसको देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देखते रहिए। बहुत ही आसान शब्दों में प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर देखते चलना है। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो एक महान वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं उनको। क्या नाम था उनका? अब्राहम। मैं लिख देता हूं एक बार, आप लोग जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब्राहम मैस्लो। इन्होंने क्या किया था, अभिप्रेरकों को दो बताए थे। दो अभिप्रेरक कौन कौन से बताए थे? नंबर 1 जन्मजात। मैं इसको हटा देता हूं, आगे फिर लिखता हूं। अभिप्रेरक कौन कौन से हैं? जन्मजात तथा अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। लेकिन जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? जैसे भूख, प्यास, निद्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और जो हमारे होते हैं अर्जित अभिप्रेरक, वो कौन कौन से होते हैं? चलिए उनको भी बता देता हूँ, एक दो बता देता हूँ। अर्जित अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? रुचि। कौन कौन से होते हैं? और प्रतिष्ठा है, जैसे प्रतिष्ठा। सामाजिकता, समाज में किसका कितना वैभव है, जो आप अर्जित करते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्जित अभिप्रेरक। और जो जन्म से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं जन्मजात अभिप्रेरक। कितने बताए गए हैं? तो 2 बताए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें से कुछ भी छूटा तो नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने जो अभिप्रेरक हैं उनको 2 प्रकार का माना है, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक में आते हैं भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। अर्जित में आ जाते हैं रुचि है हमारी किस चीज में है, प्रतिष्ठा क्या है, सामाजिक पद, इस टाइप के क्या आ जाते हैं अर्जित में। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें से अब कुछ छूटा होगा। आप लोग देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें क्लासेस के। लगातार क्लासेस यहाँ पे होती रहेंगी। 2011 से 2021 तक के जो भी प्रश्न हुए हैं सब सॉल्व करवाए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने सीखने का जो स्थानांतरण है 3 प्रकार से माना है कि इसमें सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है और शून्य प्रभाव भी हो सकता है। तो लास्ट में फिर हमारा बचता है उपरोक्त सभी। यही सही हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो था, थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? कोहलर थे। अंतर्दृष्टि थ्योरी के मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख भी सकते हैं। कौन है? कोहलर महोदय हैं। कोहलर महोदय ने दिया है। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो थे मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा? डी, गेस्टाल्टवाद। क्योंकि जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। इनका मानना था कि परिस्थितियों के हिसाब से इंसान का जो दिमाग है वो उपाय सोच लेता है। जैसे बनमानुष पे इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान नामक बनमानुष था। गेस्टाल्टवादियों ने उस पर प्रयोग किया था और उनको लगता था कि जो दिमाग हमारा है, जैसी परेशानी कोई आती है उसके हिसाब से उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेता है, जो एकदम फिट भी बैठता है। खैर वर्तमान में आप लोग सभी जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है?
तो मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की एक शैक्षणिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया था, बताया था। एबिंगहॉस का कहना था कि आप बहुत ज़्यादा निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनसे क्या होगा, धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एबिंगहॉस, सी आंसर सही हो जाएगा। इनका मतलब है कि लगातार प्रैक्टिस करने से निरर्थक शब्दों की ही क्यों न हो, धीरे धीरे आप सार्थक शब्दों का प्रयोग सीख जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीखने के नियम किसने दिए थे? तो सभी लोगों को पता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। सीखने के नियम थार्नडाइक महोदय ने दिए थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले तत्परता का नियम, दूसरा क्या है, प्रभाव का नियम, तीसरा क्या है, अभ्यास का नियम। वैसे तो आप सभी लोगों ने पीटीसी डीएलएड में इसको बहुत बार पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीखना है, मनोविज्ञान के अनुसार सीखना क्या है आप लोगों को बताना है। व्यवहार में परिवर्तन, एकदम सही बात है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ये भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। और बीपीएससी होता तो क्या कहता, उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा आंसर भी दे दिया होता उन्होंने। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि कहाँ दिया है, बी में दिया है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन राष्ट्र महोदय ने दिया हुआ था, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनका मानना था व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही चिंतन है। ये किसका कथन है? ये राष्ट्र महोदय का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे, मेरे हिसाब से खुद ही समझ जाएंगे। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। एकदम परफेक्ट है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार क्या है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट क्षमताओं वाला है। प्रत्येक बच्चे में क्या होता है, विशिष्ट क्षमताएं विद्यमान होती हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो आप सभी लोग जानते हैं बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है क्या है, बालक है। इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं, और इसमें बताने लायक भी कुछ है नहीं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? तो आप लोग बेसिक भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, शीघ्र पुनः याद आ जाए अर्थात स्मरण, शीघ्रता से किसी को पहचान ले अर्थात शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, तो उपरोक्त सभी, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है तो आंतरिक भावों का, जो उसके अंदर के भाव होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। क्या होता है भाई, उसके जो संवेग होते हैं अर्थात जो उसके अंदर भरा पड़ा है आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन होगा। जैसे मनुष्य है या पशु हो, इनमें जो संवेदनाएं हैं उत्पन्न होती हैं जब, जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, अर्थात आंतरिक भावों का जो हमारे अंदर है उसका बाह्य प्रकाशन सामने आ जाए, प्रकट हो जाए। या हम अपने भावों को जब प्रकट कर देते हैं गुस्से में तो क्या हो जाता है, भावों में उथल पुथल, या हम इसे कहते हैं उत्तेजना। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? तो सीखने की जो पहली अवस्था है उसको क्या मानते हैं? किसी को कुछ करते हुए देखना और सीख लेना, अर्थात अनुकरण द्वारा सीखना। बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे कोई बच्चा होता है अपने माँ बाप को जो करते हुए देखता है उसको करने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो बच्चा भी वही लैंग्वेज बोलने लग जाता है, उसी तरीके से बोलने लग जाता है, वैसे ही शब्द सीख लेता है बोलने में। अगर हिंदी मीडियम जैसे भारत में कोई बच्चा है तो वो हिंदी ही सीखता है, क्योंकि उसके माँ बाप या घर में हिंदी का प्रयोग होता है। और जो विदेश में है उसमें क्या होता है, इंग्लिश ही सीखते हैं, क्योंकि उनके घर में इंग्लिश का प्रयोग होता है। इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अपने से बड़ों को देखते हैं, वो जैसा व्यवहार करें, जैसी बातचीत या जो तरीके होते हैं उनके सारे अनुकरण को क्या बच्चे करते हैं, फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से क्रियाएं करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे लगता है आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे इसको। डी आंसर सही हो जाएगा, अनुकरण के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक के सभी वीडियोज लगभग चैनल पे उपलब्ध हो चुके हैं। ये 2014 का चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग इतना जब तक वीडियो देखेंगे तब तक 2021 के सभी वीडियोज कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग लगातार देखते रहिए। जो लोग बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं क्लास वाइज, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेसिक से क्लास वाइज क्लासेस चल रही हैं चैनल पर। चलिए देखते हैं प्रश्न को। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बिने एवं साइमन ने किया था। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। बिने एवं साइमन महोदय ने किया था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। बुद्धि मापन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इन्हें बिने को ही माना जाता है। क्या माना जाता है? बुद्धि मापन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बिने को माना जाता है, जिन्होंने अपने साथी साइमन के सहयोग से वर्ष 1905 में, कब भाई, 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया। बिने एवं साइमन ने सर्वप्रथम फ्रांस में अध्ययनरत मंद बुद्धि के बालकों के लिए शिक्षा का प्रयास किया। तत्पश्चात इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसे बाद में साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। अब आप लोग सब समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा इसकी और व्याख्या नहीं हो सकती। बिने एवं साइमन कहाँ के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी खोज कब की? 1905 में की। बुद्धिमापन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बिने को माना जाता है। इन्होंने साथी साइमन थे, उनके सहयोग से फ्रांस में अध्ययनरत मंद बुद्धि के बालकों के लिए इसका परीक्षण किया था। बाद में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की भी खोज की थी। इसे बाद में दो भागों में बांटा गया था, जो व्यक्तिगत थी, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। इसमें से अब कुछ तो बचा तो है नहीं, तो अगले पे ही चलना पड़ेगा। शिशुवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, एकदम ठीक है। खेल विधि, ये तो है ही है। किंडरगार्टन, ये भी है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है शिशुवावस्था की, इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इसे वर्तमान में प्ले स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को नियोजित करना एवं निष्पादित करने के लिए अपनाए गए निश्चित व व्यापक तरीकों से होता है, स्वरूप से होता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, किन माध्यमों का प्रयोग कर रहा है, बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करेंगे। बाल विकास की बेसिक से क्लासेस अपलोड है चैनल पे, एग्जाम पॉइंट्स के साथ। आप लोग जाइए उसको देखिए। 2014 के प्रश्न पत्र में मैंने भी सिर्फ 5 से 6 बाल विकास की क्लासेस ही की हैं। उन 5 से 6 क्लासेस में 2011 से 2021 तक का कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, 5 से 6 नंबर का सभी प्रश्न पत्र में वहाँ से दिया गया होगा, ये मेरा वादा है। आप लोग एक बार देखें। 4 से 5 क्लासेस जो टॉपिक वाइज हमारी क्लासेस अपलोड हैं, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है,
गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त सभी, सारे के सारे आंसर पॉजिटिव हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, एकदम फिट है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये भी सही है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है, तो आंसर डी सही हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत दिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी मैंने प्रश्न करवा रखा है। तो ये महत्वपूर्ण डार्विन का है। डार्विन जो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, संघर्ष बढ़ेगा, प्राणियों में संघर्ष बढ़ेगा, एक जीव दूसरे जीव से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसमें क्या है, एक जो सर्वाधिक फिट होगा, जो समय के साथ समायोजित कर लेगा अपने आप को, वो जिंदा रहेगा, जो नहीं समायोजित कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका और है, जिसे ट्रिक भी कह सकते हैं, और जो सेल्फ मेड मेरी खुद की ट्रिक है, जो डर गया वो मर गया, अर्थात डर गया डार्विन। आप लोग सीधे समझ जाएंगे, जो डर गया वो मर गया। इसकी आप पूरी परिभाषा भी इसके आधार पर लिख सकते हैं, अर्थात जो सबसे फिट होगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं सर्वाइव कर पाएगा वो मर जाएगा। इसने परिभाषा दी है, डार्विन ने दी है। एकदम आसान तरीके से है, ट्रिक ऐसी बनाओ जो सूट करे, याद ना करना पड़े, ऑप्शन को देखकर खुद याद आ जाए। बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं बनानी है कि पड़ोसी देशों को याद करके रखना है तो फिर ये गाना याद करके रखो, इन पंक्तियों से ऐसे बनेगा, इस अक्षर से ये बनेगा, वो संभव नहीं होता है। एग्जाम हॉल में आप भूल जाएंगे। इसलिए आप बेसिक तरीकों का ही प्रयोग करें, जो आपके हिसाब से ट्रिक अच्छी लगती है आप अपना मेथड यूज करिए, उससे आपको याद रहने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका सही हो जाएगा डार्विन। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो बिने एवं साइमन के द्वारा सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। इसका कब प्रयोग किया था इन्होंने? पहला परीक्षण 1905 में किया था। कहाँ के रहने वाले थे ये? फ्रांस के रहने वाले थे। समझ गए होंगे, फ्रांस में ही अध्ययनरत बच्चों पे इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया था, जो थोड़े से मानसिक तौर पे कमजोर थे, उनकी बुद्धि के लिए, उनकी पढ़ाई की सुलभता के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य एकदम प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता ये भी प्रभावित करता है, और थकान प्रभावित करती है। तो डी आंसर सही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रश्न में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसमें उपरोक्त सभी सही हो रहा है, और प्रश्नों में भी यही होता है। 90% उपरोक्त सभी होता है, 10% ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं आंसर समझ में आ रहा है तो उपरोक्त सभी के साथ जा सकते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब। अदरवाइज आप अपने हिसाब से ही पढ़ के तभी लगाएंगे कि सारे पॉजिटिव आंसर हैं तो उपरोक्त सभी होगा, एक भी निगेटिव है तो आपको फिर नहीं जाना है उपरोक्त सभी के साथ। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा हरलाक महोदय ने दी है। कहाँ दिए हैं भैया? बी में दिए हैं। ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरलाक महोदय की परिभाषा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, एकदम सही है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सीखने में जो मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है, उनका मानना है कि जो व्यवहारों में, व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अर्थात व्यवहार में जो परिमार्जन होता है, परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से बालक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को समायोजित करने के कौशल विकसित कर सकता है। परिमार्जन, अगर परिवर्तन लिखा होता तो आप लोग खुद ही समझ जाते, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज तो करेगा ही करेगा, आखिर यूपी टेट है भैया। व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार में
परिवर्तन जो सीखने के फलस्वरूप ही होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाणी दोष नहीं है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे निगेटिव दिया है उस पर पहले ही गोला बना लो, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर गलत करवा देता है। आप सभी लोग पता है, आप सभी लोगों ने पेपर दिए ही हैं और बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए क्या करना है, इस पर गोला बना लेना है। वाणी दोष कौन सा नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण स्वाभाविक ही एक क्या हो जाएगा भैया, वाणी दोष हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी भी वाणी दोष है। लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना, ये तो आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर कर रहा है, आप कैसे बोलना चाह रहे हैं। आप धीमे बोलना चाह रहे हैं, आप धीमे बोल पा रहे हैं। आप तेज बोलना चाह रहे हैं, आप तेज बोल पा रहे हैं। ये आपका जैसा मन कर रहा है आप वैसा कर रहे हैं। तो ये कोई वाणी दोष नहीं है, सिर्फ तीनों में वाणी दोष है। आप आसानी से इसको शायद समझ गए होंगे। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अब इसमें उपरोक्त सभी के साथ आप लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव आंसरों को दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि पूछा है, तो स्वाभाविक है एक ही कोई होगी, मूल्यों के महत्व को बताना। तो प्राथमिक स्तर पे मूल्यों के महत्व को बताने से शिक्षा देने का कोई लेना देना नहीं है, ये कोई शिक्षा देने की विधि अच्छी नहीं है। मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अब आप लोग समझ सकते हैं निगेटिव है कि नहीं है, है ना निगेटिव? तो उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता। अब आपको एक के साथ जाना पड़ेगा। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, एकदम सही बात है। अगर अध्यापक के मूल्य व्यवहार अच्छे हैं तो बच्चा उसको अनुकरण करेगा और सीखेगा। जो मैंने अभी प्रीवियस में बताया था, आप लोगों ने उसको सुना भी होगा, शायद ध्यान से समझ भी गए होंगे। क्योंकि बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। और जब उसके सामने उसका आदर्श अध्यापक अच्छे आदर्शों का पालन करेगा, अच्छे मूल्यों का पालन करेगा, तो बच्चा उसका अनुकरण करेगा और उसको सीखेगा और बच्चा भी स्वयं वही विधियां अपनाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो आपको यहाँ निगेटिव पे तुरंत गोला बना लेना है। आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। अब आप लोग समझ सकते हैं इसका कोई लेना देना नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या क्या है? सांस्कृतिक मूल्य हो जाएंगे, नैतिक मूल्य हो जाएंगे, आध्यात्मिक मूल्य हो जाएंगे, लेकिन एन केन प्रकारेण धन अर्जन का मूल्य नहीं होगा। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक। वातावरण एवं वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक या संभावित व्यवहार प्रतिमानों के योग ही व्यक्तित्व कहलाता है। तो सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ना करें, कोई बात नहीं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। और जो बहिर्मुखी होता है, जैसे नेता जो बहुत अधिक बोलते हैं और अपनी बोलचाल से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वो बहिर्मुखी होते हैं। उभयमुखी वो होते हैं जो अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी, दोनों ही गुण पाए जाते हैं। जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलते भी खूब है, और नहीं बोलना है तो चुप भी रह सकते हैं, दोनों पाए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो अर्थात अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मितभाषी होते हैं अर्थात कम बोलते हैं, शांत होते हैं, आत्मकेंद्रित व आत्मचिंतक प्रवृत्ति के होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाते हैं। बहिर्मुखी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है? आप अभी पिछले प्रश्न को देख चुके हैं। पिछले प्रश्न में क्या था?
आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? जो अपने अंदर ही अपनी बातों को रखता है, उसको हम कहते हैं अर्थात अंतर्मुखी। और जो अपनी बातों को बाहर की ओर फेंकता है उसको क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? बहिर्मुखी व्यक्तित्व अपने ऊर्जा बल को, अपनी बातों को दूसरों को बताता है और दूसरे लोग उसकी बातों से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, अर्थात उसको अपना आदर्श मान लेते हैं। जैसे जो नेता होते हैं, इसका सबसे अच्छा और स्पष्ट उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते ही हैं, क्योंकि व्यवहार कुशल होंगे तभी लोग उनको फॉलो करेंगे। सामाजिक होते ही हैं, क्योंकि समाज में रहेंगे, जब बहुत ज़्यादा बोलेंगे तभी सामाजिक लोग आपको स्वीकार करेंगे, तो स्वाभाविक है आप सामाजिक भी होंगे। बोलने चालने में आप बहुत ज़्यादा चालाक होंगे, अर्थात वाक्पटु भी आप होंगे। नेतृत्वकर्ता भी होंगे, क्योंकि आप जब लोगों को अपने बस में कर सकते हैं अपनी आवाज़ के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, तो स्वाभाविक है आप लोगों को नेतृत्व भी करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। तो रहना तो नहीं चाहिए भैया, आप कक्षा 4 में हो, लेकिन ठीक है, अगर किसी कारणवश हैं तो आप अध्यापक होने के नाते आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोगों का आंसर करना है, इसका आंसर आप लोग ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर इस जगह पे होंगे तो क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। हो सकता है वो अभिभावकों की वजह से ही परेशान हो, तो उसके अभिभावकों से आप शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि शिकायत करेंगे तो हो सकता है घर में उसकी और कुटाई हो। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ये भी उसके बिना माँ बाप से पूछे आप नहीं ले जा सकते, और जब उसके माँ बाप से पूछेंगे तो हो सकता है कहाँ प्रॉब्लम हो, तो ये भी नहीं हो सकता। उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो एक अध्यापक होने के नाते आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, तो ये तो देखते ही काट देने वाली बात है। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, एकदम सही बात है। उसके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, और जब उसकी समस्या पता चल जाएगी तो उसका समाधान करेंगे। अर्थात उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उस तरीके का शिक्षण आप करेंगे। बच्चे के साथ घुलेंगे मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और फिर उससे धीरे धीरे बातों का पता करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ है, क्या समस्या है। फिर उसके व्यवहार में क्या करेंगे? आप परिवर्तन कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा समस्या यहाँ से, उस समस्या को आप दूर करेंगे। हो सकता है किसी क्लास के बच्चे से या किसी टीचर से वो परेशान है, तो आप उससे बात करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा? वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वो अच्छे तरीके से पढ़ेगा। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये तीसरा प्रश्न है जो नेगेटिव पूछा गया है। तो आप लोग क्या करिए, इनको टारगेट करके रखिए, इनको भूलना नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, तो भाषा विकास का सिद्धांत है ही ये तो। अनुकरण का सिद्धांत भी है, परिपक्वता का भी सिद्धांत है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं सुना है भैया हमने। आप लोगों ने सुना है तो जरूर बताएं। तो इसके हिसाब से ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे। 2011 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग देखें। बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो लोग क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्लासेस अपलोड हैं ऑलरेडी। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।